हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का। 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका था, ये सेकेंड शिफ्ट का रहेगा। उसमें टोटल 19 क्वेश्चन था, इसमें देखिए कितना है। ये सेकेंड शिफ्ट का है। टीआरई 1.0 24/8/2023 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है। पहला को कितना मिलता है? कुल वस्तुओं का, याद रखिएगा, टोटल जितना था उसका 1/2 हिस्सा। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। दूसरा जो बच्चा उसको पहले को जितना मिला है ना उसका 1/4 भाग मिलता है। कुल का 1/4 नहीं, पहला बच्चा को जितना मिल गया है उसका 1/4 भाग मिलता है दूसरा को। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 भाग, पहले बच्चे को जितना मिला है उसका 3/4 भाग मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 भाग मिलता है। चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है बताना है। 4 आदमी में बांट रहे हैं, 4 बच्चा में बांट रहा है, 3 का दिया हुआ है किसको कितना कैसे मिल रहा है, और चौथा का हमसे पूछा है। देखिएगा 4 बच्चों के बीच की बात है। एक तो तरीका है कि हम मान लेते हैं कि टोटल मटेरियल एक्स है, चाहे एक्स चीज को टोटल में बांटना है, एक्स वस्तु है उससे बांटना है। और दूसरा होता है आसान, कि ऐसा मान लेना कि काट कुट करना आसान होता है। दोनों से आंसर वही आता है। कैसे होगा देखिए, 1/2 हमको 2 दिख रहा है, 1/4 बटा के नीचे 4 है, यहाँ 3/4 4 है, तो 4 दूना 8 चौका 32। हम मान ही लेते हैं कि टोटल जो वस्तु है वो 32 है। क्यों 32 माने अभी समझ में आ जाएगा। हर का गुना कर दिया, वही मान लिए कि कुल वस्तु है। ऐसा मानने से क्या फायदा होता है अभी आपको समझ में आएगा। मान लिए कि कुल वस्तु कितना है, 32 है। अब 32 में से 4 बेटा को बांटेगा, 4 बच्चा को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिएगा पहला कह रहा है कि कुल वस्तु का 1/2, जो टोटल वस्तु है उसका 1/2 हिस्सा। तब 32 का 1/2, 32 का कितना 1/2 कितना होगा 16। तो आप कहिएगा पहला बच्चा को कितना मिला, 16 वस्तु मिला। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, दूसरा बच्चा यही है, पहला का 1/4, अब पहला को मिला कितना, आप कहिएगा 16। तो 16 का ही ना 1/4 इसको मिल रहा है, तो 16 का 1/4 कितना आ गया 4। तो दूसरा को कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब तीसरा में आई, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 हिस्सा मिलता है, यही है तीसरा बच्चा। अब इसका भी तुलना किससे किया है, पहला बच्चा से, कि पहला का 3/4, तब पहला को कितना मिला 16। तो 16 का 3/4, 4 चौका 16, 4 तिये 12। तो तीसरा को कितना मिला 12। 32 में से पहला को 16, दूसरा को 4, तीसरा को 12। इसका मतलब अभी तक टोटल कितना खत्म हो गया, तो आप कहिएगा 12 + 4 16 और 16 + 16 32। इसका मतलब 32 वस्तु में से 32 वस्तु अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब चौथा को देने के लिए कुछ बचा क्या, आप कहिएगा नहीं बचा, तो इसको मिलेगा 0। कह रहा है चौथे बच्चों का कितना अंश मिलता है, तो चौथा को तो मिलता ही नहीं, तो कै बटा कै भाग मिलेगा उससे मतलब कहाँ है। 1/4, 3/8, 3/4, इनमें से कोई नहीं, क्या कि उसको सीधा उसके हिस्सा में 0 आया। 32 का तो 32 इधर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर समझिए, 32 मान लिए कुल वस्तु। क्यों माने, क्या कि हमको इसका 1/2 टुकड़ा करने में आसान हुआ था। आगे सिचुएशन ऐसा आता कि 32 का कुछ टुकड़ा करता तब भी काट कुट करने में आसान होता, इसीलिए हम टोटल को हम 32 ही मान लिए, हमको आसान दिखा। तब 32 का 1/2 हिस्सा माने 16 मिला पहला बच्चा को,
अब पहला को जितना मिला है उसका 1/4 हिस्सा माने 4 मिला दूसरा को। अब जितना पहला को मिला है उसका 3/4 मिला किसको, तीसरा को, माने 12 मिला। तो 16 4 20 प्लस 12 32। 32 वस्तु में से 32 वस्तु जो है बट चुका है। तो चौथा के लिए बचा कितना, 0 बचा। तो इसका मतलब आंसर 0 नहीं है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं पहला क्वेश्चन में। आइए सेकेंड देखिए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इस सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखे हैं, फॉर्मूला। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का क्षेत्रफल क्या है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। लेकिन क्या दोनों का भुजा बराबर है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इसका भी भुजा बराबर है उसका भी भुजा बराबर है, क्षेत्रफल ना बराबर है। तब मान लेते हैं कि वर्ग का जो भुजा है वो s है, तो s का स्क्वायर अब बराबर है √3 अब बटा में 4 गुना में समबाहु त्रिभुज के भुजा को हम a मान ले तो a का स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से अब यही हुआ, क्या यह बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए इसके माध्यम से अगर हम s स्क्वायर a स्क्वायर को इधर बुला ले तब बटा में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब बराबर में ये 4 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सॉरी a स्क्वायर को इधर बुला लिए तो उधर बराबर को उधर क्या बच गया √3 बटा में 4। कोई दिक्कत नहीं है। s पर भी स्क्वायर है a पर भी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट कह दे कि s बटा a पर स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो हम अब यहाँ से s बटा a का मान निकालते हैं। तो s बटा a बराबर √3 पहले से है और 4 पहले से है। कोई दिक्कत नहीं। 4 तक तो ठीक था कि रूट से बाहर निकलेगा 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। लेकिन क्या √3 खुद रूट से बाहर है, नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और मतलब 3। 3 के पावर 1/4 भी कह सकते हैं। कैसे होता है समझिएगा। अगर √3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 के पावर में क्या है 1/2। अगर 3 लिखा हुआ है इसके अंदर अगर 5 लिख दिए तो इसको आप कहते हैं 5 के पावर 1/3। वैसे अगर यहाँ 4 है इधर 5 लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया 5 के पावर 1/4। वैसे ही यहाँ 3 है तो 3 का मतलब पावर में 1/2 और दोबारा रूट है इसका मतलब फिर 1/2, तो 3 के पावर 1/4 हुआ, या फिर डायरेक्ट 4 इधर रख दीजिए वही बात बराबर पड़ेगा। तो आंसर या तो ऑप्शन ऐसा दिखना चाहिए और नहीं तो 3 के पावर 1/4 और बटा में 2 दिखना चाहिए, लेकिन यही 2 में से एक दिखना चाहिए। 4√3 तीनों में से ऐसी क्लियर होगा, कहीं नहीं नजर आ रहा है। आंसर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब पहला क्वेश्चन का भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं और दूसरा का भी। तो घबराइएगा नहीं वहां ऐसे ही कि इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। हो सकता है लगातार 2 क्वेश्चन कहा जाए, इसके वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में चले जाएं कि कहीं गलती तो नहीं बन रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। एक बार फिर समझिए, वर्ग का भुजा क्या मान लिए s, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या मान लिए a मान लिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बराबर है। a स्क्वायर को उधर ले गए तो s स्क्वायर अब बटा में a स्क्वायर अब बराबर में √3/4। s बटा a का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा तो √3/4। 4 बाहर निकल के क्या आया 2। ये √3 को कह सकते हैं 3 के पावर 1/2 और फिर रूट है मतलब 1/2, तो 3 के पावर 1/4/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझने में तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः, मतलब दोनों का हिस्सा बताना है। टाइम एंड वर्क का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग ऑफलाइन में पढ़े थे ना, वर्क एंड वेजेज, काम और पैसा के बारे में। देखिए एक है सुरेश और एक है शशि।
सुरेश कितना दिन में, 11 दिन में। शशि कितना दिन में, 17 दिन में। टोटल वर्क इसका एलसीएम होता है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 187। इसका क्षमता 17, इसका क्षमता कितना, 11। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। आगे देखिए, कहे थे कि पैसा बंटता किससे है, आपके क्षमता से। जिसका जितना ज्यादा काम करने का क्षमता उसको उतना फायदा मिलेगा। तो सुरेश को ज्यादा मिलेगा और शशि को कम मिलेगा। तो ऑप्शन में तो सब में सुरेश को ज्यादा ही है। चलिए अब बनाते हैं एक्यूरेट क्या होगा। 17 11 कितना होता है, आप कहिएगा 28। इसका मतलब टोटल 28 में से सुरेश का हिस्सा कै भाग, आप कहिएगा 17 भाग। किसका, सुरेश का। अगर हम शशि की बात करेंगे तो टोटल कितना, 28, उसमें से शशि का कितना हिस्सा, आप कहिएगा 11। अब 17/28 भाग लेगा, ये 11/28 भाग लेगा। लेकिन किसका 11/28 और किसका 17/28, कहिएगा टोटल पैसा का। टोटल पैसा कितना है, 5600। तो 5600 का 17/28 भाग लेगा। 28 दूना 56, 200, 17 दूना 3400 रुपया इसके खाते में आएगा। इसका भी गुने 5600, 28 दूना 5600, 200, 11 दूना 22, 2200 रुपया इसके खाते में आएगा। 3400, 2200, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर, 3400 और 2200 रुपया। कोई दिक्कत समझने में। वर्क एंड वेजेज से सवाल था। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। रेशियो से सवाल है। 3 आदमी का चर्चा है, तो कहते जब 3 राशि का चर्चा हो, 3 आदमी का चर्चा हो, 3 वस्तु का चर्चा हो, पहले तीनों का नाम लिख दीजिए। ए बी सी हो गया। ए का जो वजन है बी के वजन का 25% है। मतलब अगर बी का वजन 100 है तो ए का वजन इसका 25% है। 100 का 25% आप कहिएगा कि 25 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करें और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का 40% है। कौन, पढ़िए ध्यान से। ए का वजन यहां से यहां एक बात है, फिर यहां से यहां एक बात है। तो ए का जो वजन है बी के वजन का 25% और ए का वजन सी के वजन का 40% है। इसका मतलब अगर सी का वैल्यू 100 है ना, सी का वजन 100 किलो है ना, तो इसका 40% कितना होता है, तो 100 का 40% 40। तो ए का वजन कितना हो गया, 40 हो गया। अब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है। आप वजन भूल के आप सोचिए ना कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ए रेशियो बी और ए रेशियो सी, हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर कट रहा है तो आसान है, 25 चौका 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक 4 है और यहाँ पे 2 5 है। ए का मान एक जगह पे 1 है और दूसरे जगह पे 2 है, सही है नहीं, बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाए, 2 एकम 2। इधर की इधर भी करना पड़ेगा, 2 चौका 8। अब ए का मान यहाँ 2 पुर गया, यहाँ भी 2 है, इधर कुछ नहीं करना है, तो इधर 2 का 2 है ये है, तो सी की जगह क्या रख दे, 5 रख दें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी अगर पूछता तो यही हमारा क्या होता आंसर। अब एक लेवल आगे इसमें पूछ लिया है क्या, कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी का वजन कितना है, 5, तो कह रहा है सी के वजन का, तो कहिए 5, इतना के जगह क्या कहिए 5 का कितना प्रतिशत, तो 5 का y प्रतिशत हम मान लेते हैं। कह रहा है ना कितना प्रतिशत, तो y प्रतिशत बी के वजन के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी के वजन। अब बी का वजन कितना है, 8 है, 5 से कट गया 20 बार में, क्रॉस गुना किए तो y बराबर कितना आ गया, 160। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी आंसर, एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। फोकस करिए, क्या है गोला, क्या है व्यास, सेंटीमीटर में व्यास है, तो रेडियस तक 3 हो ही गया बिना कुछ सोचे समझे। गोले को पिघलाया जाता है, इतना ही से समझिए, पिघलाया जा रहा है, मतलब किससे है आपको, वॉल्यूम से।
तो गोला का आयतन आप कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 के पावर 3 हो गया। और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है, माने एकदम समान मोटाई का होना चाहिए। तो वृत्ताकार देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ काट किसको कहते हैं? मान के चलिए कि जैसे ये है पेन, तो यहाँ यह अनुप्रस्थ काट हो गया, ये सरफेस देख रहे हैं वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट, तो जितना यहाँ पे मोटाई है, यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्र है, वही पूरा तार का रहेगा, इसीलिए वो लिखा हुआ है। तो आप समझिए सीधा कि तार बनाया जाता है। अब जो तार बनाया जा रहा है लंबे तार में खींचा जाता है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लीजिए कि तार बना, ठीक है, यही गोल तार है, ये तार बन गया। ये तार कितना लंबा है? 36। आप इसको बेलन के रूप में नहीं देख सकते हैं, बेलन ही तो नजर आ रहा है, सर्कल जैसे भले एकदम पतला हुआ, लेकिन हुआ तो बेलन। तो हाइट ही तो हुआ, इसका लंबाई माने क्या? हाइट। अब इसी मटेरियल का इस्तेमाल करके दूसरा मटेरियल अगर हम बना रहे हैं, इसका मतलब आप कहिएगा ना कि वॉल्यूम बराबर होगा। तो तार का आयतन कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना आयतन बेलन का होता है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस तो दिया हुआ है नहीं तार का, इंटू में एच दिया हुआ है कितना? 36। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अब काट कुट कर दीजिए, यहाँ से पाई से पाई गया, यहाँ हो गया 3 3 9 27, तो 3 से 27 कटा 9 बार में, 9 से 36 कटा 4 बार में, 4 से 4 कटा 1 बार में, तो आर स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया? 1। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। रूट अंडर 1 माने 1, प्लस में 1 माइनस में, तो कोई भी चीज का लंबाई निगेटिव होता है कि नहीं, तो प्लस 1 कंसीडर करेंगे हम लोग। तो आर का वैल्यू 1 आ गया, मतलब तार का जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ है, चाहे बेलन का जो त्रिज्या होगा, वो कितना होगा? 1। यहाँ भी सेंटीमीटर, वहां भी सेंटीमीटर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 1 सेंटीमीटर आंसर, 2 1.5 0.5 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा? आंसर। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में 3 नन ऑफ दीजिए। आई हम अपना मन से ऑप्शन सेट करवाई नहीं, A to Z वही प्रीवियस ईयर है। चलिए आगे देखिए, कल ऐसा क्वेश्चन हो भी चुका है, ध्यान होना चाहिए। 6 नंबर में आइए, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से, ये समझ लीजिए, एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, स्पर्श कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। ये स्पर्श कर रहा है तो कहिएगा बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, आंतरिक रूप से तो यह आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, एक और स्पर्श कर रहा है आंतरिक रूप से, जैसे मनो वैसे बना सकते हैं, समझिएगा। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई है, ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः, माने दोनों वृत्त का आपसे त्रिज्या पूछा है, समझिएगा। ये मान लीजिए बड़ा वाला सर्किल है, इसके अंदर एक और सर्कल है जो कि स्पर्श कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ है, इस वृत्त का सेंटर यहाँ पे है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ई वाला सेंटर यहाँ काहे नहीं हो सकता था, हमको क्या पता कि वृत्त इसके केंद्र से पहले ही है, चाहे ई वाला वृत्त का जो केंद्र है उसी जगह ई वृत्त का परिधि है। ये सब टाइप का कंफ्यूजन आ रहा है, वो कैसे क्लियर होगा समझिए, क्वेश्चन में कैसे पता चलता है। मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है ना r है, ठीक है, अब क्वेश्चन में खुद कहा है कि केंद्रों के बीच की दूरी 6 है, तो इसका भी केंद्र एक जगह होगा, इसका भी केंद्र एक जगह होगा, तो हम इसको क्या मान लिए? 6 मान लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 6। तब ना दोनों केंद्र के बीच का दूरी 6 बना दी। तब कहिए बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है ना, इसका मतलब बड़ा वाला का त्रिज्या हम कैपिटल आर माने और छोटा वाला का हम स्मॉल आर माने। तो स्मॉल आर, छोटका वृत्त का त्रिज्या भी तो हम स्मॉल आर रखें। अब बड़ा वाला का क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ 6, मतलब r + 6 हो जाएगा। ये मेन लाइन है समझने के लिए। पहले एक बार फिर समझिए, दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ हमको नजर आया और दूसरा वृत्त यहाँ हमको नजर आया। अब फिर से मिटा के बना देते हैं इसको।
देखिए, दो वृत्त का चर्चा है। एक वृत्त कहाँ पे है, यहाँ पे है, और दूसरा कहाँ है, यहाँ पे है। बड़ा वृत्त का सेंटर, छोटा वृत्त का सेंटर, यहाँ से यहाँ कितना है, 6 है। और छोटका का त्रिज्या क्या मान ली, r मान ली। तो पूरा कितना हो गया, r+6। मतलब बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना, r+6। और छोटका को क्या माने, स्मॉल r माने। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², त्रिज्या का स्क्वायर। बड़ा वाला वृत्त में त्रिज्या की जगह क्या लिखे, r+6 लिखे, पाई r² तो r+6 का होल स्क्वायर। छोटा वाला त्रिज्या स्मॉल r है, तब पाई r²। ये दोनों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों का योगफल कितना है, 116 पाई है। तो यहाँ लिख दिए 116 पाई, बस हो गया। मतलब आपको कुल मिला के फिगर बना, क्वेश्चन तक क्षेत्रफल पे आधारित है, एकदम आसान है। बशर्ते थोड़ा सा कह सकते कि अगर आप मेंसुरेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही फिगर में प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी कोई खास इशू नहीं है। देखिए, अगर हम ज्यादा लेंदी नहीं ले जाना चाहें तो आप पाई को कॉमन निकाल दीजिए। अंदर बच गया r+6 का स्क्वायर और प्लस में r²। अब बराबर में क्या लिखिएगा, 116 पाई। अब बाहर में 116 पाई है, इधर पाई है, तो डायरेक्ट इधर उधर नहीं ले जाके पाई से पाई उड़ा सकते हैं। आसान बन गया, पाई का लफड़ा ही खत्म हो गया। a+b का होल स्क्वायर अब करना है, a+b का होल स्क्वायर, a² अब प्लस में b² अब प्लस में 2ab अब प्लस में r² अब बराबर में 116। 2r² अब प्लस में क्या होता है, 12r अब प्लस में क्या है, 36 है, अब माइनस में क्या, 116। कुछ नहीं किए, r² प्लस r² 2r², 116 को इधर बुला लिए। 2r² प्लस में 12r अब प्लस में 16 खत्म, बचेगा कितना, 80 बचेगा, और माइनस में बचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस में बचेगा 80, बराबर में 0। अब यहां से द्विघात समीकरण और आसान हो सकता है। दो दो सब में 2 से भाग दे दीजिए, 6r अब माइनस में 40। और अगर कल देखे होंगे तो सभी टर्म में कल भी 2 से भाग दे के आसान बनाए थे। तो इसका मतलब सवाल हमेशा रिपीट होते रहता है, टाइप मेथड वही रहता है। कैलकुलेशन यहाँ से लंबा जाएगा, 2 से भाग दे, देखिए ना कितना छोटा बन गया। फिर द्विघात समीकरण कर ले, 3-4 बार द्विघात समीकरण आया था। 40 को ब्रेक करके 6 लाना है ना, 10 चौका 40 हो गया ना, और 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा ना। प्लस में चाहिए ना 6, तो प्लस में 10 लीजिए और माइनस में 4 लीजिए। r² के मल्टीपल में क्या है, 1, तक किससे भाग दीजिए, 1 से। किससे भाग दीजिए, 1 से। अब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो r का वैल्यू आ गया -10। तो त्रिज्या कभी भी माइनस में होगा, लंबाई कभी भी माइनस में होता है नहीं। अभी इस बात का जिक्र किए हैं, तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो स्मॉल r का वैल्यू आपको निकल के आ गया 4। यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 + 6 आपको कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 10। तब बड़ा वाला का त्रिज्या 10 और छोटा वाला का 4, 10 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 7। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेता है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों की गति क्या होगा। देखिए, दोनों ट्रेन को चलना कितना है, 600 किलोमीटर। दोनों को कितना चलना है, 600। अब मान लीजिए ये वाला धीमी ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है, तो धीमी ट्रेन ज्यादा समय ले रहा है और फास्ट ट्रेन कम समय लेगा। कितना ज्यादा लेगा, 3 घंटा। तो कहिए ना, इसका स्पीड से हम भाग दे दे और इसमें भी इसका स्पीड से अपना भाग दे दे। इस पहला स्पीड, दूसरा स्पीड, तो ये ज्यादा समय, ये कम समय है। कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा 3 घंटा का अंतर है। कोई दिक्कत, देख लीजिए, धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है।
माने 3 घंटा कम लेता है या फिर कहिए कि 3 घंटा ज़्यादा लेता है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए स्पीड पे बात करते हैं। यदि धीमी ट्रेन की गति, यही ना स्लो वाला, तो धीमी ट्रेन की जो गति है तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। हम मान लेते हैं कि जो फास्ट वाला ट्रेन है ना, वो फास्ट वाला ट्रेन चलता है x के स्पीड से। फास्ट वाला ट्रेन कितना के स्पीड से चल रहा है, x के स्पीड से। तो स्लो वाला का स्पीड कितना होगा, x माइनस में 10 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा। अगर x का मान सॉल्व करके निकाले जाइएगा, निकालते रहिएगा। देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि 40 सही होगा आंसर, 40 और 30। तो 40 कहाँ रहा होगा, फास्ट वाला में, और 30 यहाँ रहा होगा। मतलब ये 40 को वहां उठा के रखिए। 40 माइनस 10 तब नहीं 30 आया होगा, एगो वैल्यू मिल गया, सब काम बन जाएगा। अगर 40 आंसर है तो 600 बटा 40, 600 बटा में 40 करेंगे तो आप कहिएगा कि 15 आएगा। 40 में से 10 गया 30, 600 बटा 30 कहिएगा 20 आएगा। 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा, न कि 3 आएगा। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अगला ऑप्शन है 30 20। अगर हम 30 रखेंगे 600 बटा 30 कितना आएगा, 20। अगर हम 30 रखेंगे तो 30 में से 10 गया 20, 600 बटा 20 कितना आएगा, 30। 30 में से 20 घटेगा कितना आएगा, 10। आना कितना चाहिए, 3। ये भी नहीं होगा। 50 40 लेके चलते हैं। 50 रखेंगे तो 600 बटा 50 आप कहिएगा कि 12 25 60 12 आएगा। 50 में से 10 गया 40, 600 बटा 40 कितना आएगा, 15 आएगा। तब 15 में से 12 घटेगा कितना आएगा, 3 आएगा। वेरीफाई किया कि नहीं, आप डायरेक्ट कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंसर है। अब द्विघात समीकरण से बच गए, उतना कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, समय उतना बच जाएगा। आगे देखिए, समीकरणों 1/x प्लस 1/y बराबर 8, 1/y प्लस 1/z बराबर 12, 1/z प्लस 1/x बराबर 10 को संतुष्ट करने वाले x का मान है। ठीक, देखिए एक होता है सिमिलरिटी, जब आप अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ लगभग सेम बात लिखा हुआ है तो उससे कम समय में सवाल बनेगा। 12 8 20, 20 आ 10 30, 30 30 अगर हो गया तीनों को जोड़ के, इसका मतलब एक हो गया कितना, 10 बटा 3, तो 3.1 बटा 3। चलिए देखिए दोनों मेथड समझाते हैं। अगर हम 1/x प्लस 1/y बराबर क्या लिख दिए, 8, 1/y प्लस 1/z बराबर क्या लिख दिए, 12, फिर 1/z प्लस में 1/x बराबर क्या लिख दिए, 10। लिख दिए तीनों समीकरण। अब इधर का इधर जोड़ दीजिए, इधर का इधर जोड़ दीजिए। 8 12 20 आ 10 क्या हो गया, 30 हो गया। 1/x 1/x, 1/y 1/y, 1/z 1/z। कह दीजिए ना कि 2 बार है 1/x, 2 बार है 1/y और 2 बार है 1/z। कोई दिक्कत नहीं। 2 से कटेगा, कहिएगा कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब समझिए 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z का वैल्यू निकल के आपको कितना आया, 15 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पूछा किसका मान है, x का मान पूछा। एक बात बताइए, 1/y प्लस में 1/z क्या है, 12 है। 1/y प्लस में 1/z का वैल्यू क्या है, 12 है। तब हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/x प्लस दोनों बात के जगह पे डायरेक्ट हम 12 अब बराबर में 15 लिख दें। तो 1/x अब बराबर 15 माइनस में 12 बराबर में क्या, 3। तो 1/x का वैल्यू अगर 3 आया तो क्रॉस गुना करिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/3। यही तो पूछा है। तो क्या हो गया आंसर, 1/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है तो बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हो गया। एकदम आसान सवाल है। हम बराबर के इधर वाला को एक तरफ जोड़ दिए, बराबर के उधर वाला को एक तरफ जोड़ दिए।
दो दो बार आ गया सब, दो कॉमन लेके रखे हैं, बराबर में आया 30, 2 से कट गया 30, 15 बार में। और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। अब 1/y प्लस 1/z के जगह पे हम क्या रख दिए, 12। तो 1/x का वैल्यू 3 आया, तो x का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। आगे देखिए, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। सीधा सीधा पैसा नहीं दिया, सीधा सीधा ब्याज भी नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया है कि वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, तो 50% का वृद्धि हुआ है। अच्छा, मान लेते हैं कि रुपया जो है, प्रिंसिपल जो है 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। मानो ब्याज पर लगाया ना पैसा, इसके वजह से उसको बढ़ गया पैसा, कितना बढ़ा, 50%। इसका मतलब है कि पैसा हो गया कितना, 150, या फिर कहिए ना कि ब्याज 50 रुपया हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यहाँ तक पहला लाइन का काम खत्म। कड़ा इसी दर से, माने जो रेट यहाँ लगाया था इसी रेट से बताइए कि 12,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का क्या मतलब है, ब्याज कितना मिला, 50। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, 100, गुना में समय, कितना साल के लिए है, 5 साल के लिए समय, गुना में रेट दिया हुआ है नहीं, बटा में क्या होता है, 100। 100 से 100 कट गया, 5 से 10 बार में कट गया, रेट निकल के कितना आ गया, 10% आ गया। कोई दिक्कत नहीं, रेट हमको पता चल गया। अब इसी दर से, इसी रेट से, मतलब 10% के हिसाब से 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वो भी 3 साल का। अब लंबा नहीं बनाना है। अगर 10% का अगर 3 बार, 10% का अगर 3 टाइम्स लगा रहा है CI, तो सक्सेसिव के रूप में डायरेक्ट याद रखे हैं आप लोग की नहीं, कि 33.1% होता है। पहले तो 2 साल का हो गया, 10 प्लस 10 गुने 10/100 मानिए 21, फिर 21 का 10 से भिराइए, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा में 100, तो 33.1% आ गया। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, जैसे कल ही डायरेक्ट याद है, कल वाला में 4% अगर 3 बार, तो टोटल कितना 12.48 आया था, तो उसको कह दिए थे ना लगभग 12.5। तो याद भी क्या रखना है, 12.5। 4% 3 बार तो 12.5, 10% 3 बार तो 33.1%। इसमें 33.5 नहीं याद रखिएगा, 33.1, क्योंकि जब जब डाटा सेट किया गया है ना 10% पर कोई भी पेपर में, तो एक्यूरेट वैल्यू को लिया गया है। आंसर मिलेगी ना तो एक्यूरेट मिल जाएगा, इसलिए आप वही लेके चलिए। आगे देखिए, इसका मतलब है कि हमको 12,000 रुपया पे कितना ब्याज मिलेगा, आप कहिएगा 33.1%। परसेंट के लिए बटा में 100, ई दशमलव हटा के एक और जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, आ गया क्या, 12 गुना में 331। 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 तिये 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 12 तिये 36 और 3 कितना, 39.72, 39.72 आ गया ऑप्शन सी आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे लंबा कैलकुलेशन गया, कैलकुलेशन गया ही नहीं लंबा। कैसे नहीं गया समझाते हैं, देखिए। शॉर्टकट क्या होता है, और साधारण ब्याज के वजह से पैसा बढ़ा कितना, 50%। इसका मतलब 50% बढ़ गया, इसका मतलब ब्याजे मिला होगा ना 50%। तो 50% कै साल में, आप कहिएगा 5 साल में। तो 1 साल में कै परसेंट, तो आप कहिएगा 10%। तो 3 साल में CI कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, आप कहिएगा 33.1%। तो आप डायरेक्ट कलम चलाइएगा ना, तो यही लिखिए कि 12,000 का 33.1% बराबर है कितना आया, 3,972 हो गया। ये सब कुछ तामझाम नहीं करना, वही था, क्वेश्चन में आंसर था। आगे आइए, 14 नंबर देखिए, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी, ठीक है। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए तथा 342 छात्राएं फेल हुई। असफल छात्रों की संख्या बताइए। ये एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, अब बाकी सब परसेंटेज में है।
समझिएगा। XYZ मानिए, अब बनाते रह जाइए, उसी में समय बर्बाद कर दीजिए। आसान क्या है, अभी बनाए थे। जब बटा में कुछ दिया हुआ 3/4 हिस्सा, 2/5 हिस्सा, तो कैलकुलेशन करना कब आसान हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि जब हर जो लिखा हुआ है ना, हर के मल्टीपल में हम कुछ ऐसा संख्या मान ले जब हमको काटना कुटना नहीं पड़े, ज्यादा आसान हो जाए, काटना भी पड़े तो कैसे माने? 37.5% है एक, ठीक है। एक है 75%, ठीक है। एक है 62.5%, ये भी ठीक। इसके बाद तो कोई है नहीं। अब देखिए 37.5 का मतलब कितना होता है? 3/4 होता है। अगर नहीं निकालने आता है तो देख लीजिए, 37 दूना 74, 74 एक 75/2। अब परसेंट नहीं लिखे हैं ना, तब बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। 25 तिहाई 75, 25 चौका 60, कितना आ गया? 3/8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 75% है ना, तब 75% का मतलब 75 बटा में 100, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, तो 3/4 लिख देंगे इसके जगह पे। 3/4, यहाँ 3/4 कैसे? 37.5 माने 3/8 ना, यहाँ 3/8 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 37.5 माने 3/8, 75 माने 3/4, 62.5 का भी निकालना है तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? 100, एक जोड़ दीजिएगा तो 125 बटा में 2 और गुना में 100, 25 पछे 125, 25 चौका 100, 5/8 आ गया। तो 62.5 का मतलब 5/8। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, आया हुआ है, इन्हें की दूसरा डाटा आता है। 37.5 हो गया, 12.5 हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 62.5 हो गया, यही सब ज्यादा आते रहता है। एक आता है 9.1/11 और एक आता है 11.1/9। यही 7-8 अगर याद है तो सब काम बन जाएगा। अब देखिए, आपको ये सब नहीं दिखना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए। हम मान लेते हैं 8 8 64 और गुना में 4 करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट 64 को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सबको गुना करके काहे नहीं माने? इसीलिए नहीं माने कि एक बार जो गुना करके आएगा ना, उसका फिर टुकड़ा करना है तो हमारे लिए आसान पड़ेगा, वो अभी समझ में आ जाएगा कि 64 गुने 4 काहे नहीं माने हैं। सो आप चाहें तो मान सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा। अब समझिए, कुल अभ्यर्थियों का माने टोटल जो स्टूडेंट है कितना, माने 64, उसमें से छात्र छात्राएं कितनी है? 37.5%, माने गर्ल और बॉयज। 37.5 का मतलब क्या? 3/8। 64 का 3/8 लड़की है, 64 का 3/8, 8 अच्छी 64, 8 तेरी 24, लड़की है कितना? 24 गो। 64 गो में 24 गो लड़की है, तो आप कहिएगा कि 40 गो क्या है? लड़का है। आगे देखिए, छात्रों का जो लड़का है उसका 75%। अच्छा, मतलब यहाँ कुछ मामला हुआ है दो पार्ट में। 40 का 75%, अब 75% माने 3/4, तो 40 का 3/4 आप कहिएगा कि 30 आया। तब जो नहीं आया वो पक्का 10 रहा होगा, जो भी हो आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5%, लड़की जो है उसका 62.5%, और 62.5 माने क्या? 5/8। तब 5/8 करेंगे जब हम इसका 24 का अगर हम 5/8 करेंगे तो आप कहिएगा ना कि 15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 15 आएगा। आगे समझिए, इस पे एक बार गड़बड़ लिखा जाता है तो वो गड़बड़े रहता है। कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। इधर 24 को में 15 को इधर आ गया, तो इधर कै गो बच गया? आप कहिएगा कि 9 गो बच गया। कोई दिक्कत है तो कहिए। पूछ क्या रहा है आपसे? असफल छात्रों की संख्या। अच्छा, पास कितना है? लड़की में 15, लड़का में पास कितना है? 30 गो। तो लड़का में छात्रों में फेल कितना है? 10। तो आपसे 10 का ही तो वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए एक्चुअल के तरफ। एक्चुअल कितना है? 342 है। देखिए 342 क्या है? सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई।
असफल छात्र कितना है, लड़की जो है फेल वाला, तो आप कहिएगा 342। आपके हिसाब से कै गो लड़की फेल है, 9 गो लड़की फेल है। तो इसका मतलब हो गया, आप कहिए कि 9 का ही तो वैल्यू 342 दिया हुआ है। क्या 9 का ही तो वैल्यू 342, एक सेकेंड, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 9 तिया 27, आप बच गया 7, 9 अठे 72, 1 का वैल्यू 38, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 380। मतलब लड़का में 380 गो फेल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक बार फिर समझिएगा, देखिए ये डाटा क्या करना है, याद रखना है। मतलब याद रहेगा तब डायरेक्ट चलिएगा, 3/8, 3/4, 5/8 दिमाग में आएगा, आप कहिएगा चलिए 64, 32 इस सब के मल्टीपल में कुछ मान लेते हैं, मान ली। अब उसमें से लड़की कितना है, तो कहिएगा 3/8 हिस्सा, मतलब 24 गो लड़की है। तो ठीक है, लड़की 24 गो हो गया। तो लड़का कितना बचा, आप कहिएगा लड़का बचा 40 गो। अब इस 24 गो में से 5/8 हिस्सा क्या हुआ है, फेल हुआ है, सॉरी पास हुआ है ना, पास हुआ है। इसका मतलब है कि 15 गो पास हुआ है। अब फेल कितना हुआ है, तो आप कहिएगा 9 गो फेल हुआ है। फिर लड़का में 75% क्या हुआ है, पास हुआ है। तो 40 का 3/4 30 क्या हुआ है, पास। तो लड़का में फेल कितना हुआ है, 10 गो। क्वेश्चन में कहा है कि 342 छात्राएं असफल हुई है, माने 9 का वैल्यू 342, 1 का वैल्यू 38, 10 का वैल्यू 380। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव संख्याएं हैं। अच्छा देखिए, संभव संख्याएं अगर पूछा है तो -2/3 आप कह सकते हैं कि होगा माइनस में 0.6382, 0.66। 1/2 को आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कहिएगा 0.5। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि -0.66 से लेके 0.5 के बीच का हमको संख्या बताइए। यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे खत्म करें, या यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे खत्म करें, तो इसके बीच में जो संख्या होगा ना, वही सब हमको आप बताइए। 3 ऑप्शन है आपके पास, हर ऑप्शन में 2 है, मतलब दोनों का दोनों बीच में होना चाहिए। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए पे फोकस करिए। -1/6, -1/6 अगर लिखा हुआ है तो आप कहिएगा माइनस, दशमलव लगा के 0 बैठाइएगा तो हो जाएगा 0.1। बचेगा कितना, 10 में भाग लगाइएगा तो 4, 6 36, 0.16 आएगा। और 1 है 4/6, तो इसको आप पहले काट दीजिए, लिखिए 2/3, अभी हो जाएगा 0.66। कोई दिक्कत नहीं, प्लस में। ये पहला ऑप्शन को ब्रेक किए हैं। अब मतलब हमको सिर्फ किससे रखना है, इधर वाले से रखना है, -0.16 अब प्लस में 0.66। देखिए माइनस में 0.16, जब आप 0.66 माइनस में लिखे हैं, इधर बढ़ते बढ़ते प्लस में जा रहे हैं, तब बीच में 0.65 आया होगा माइनस में, फिर 0.64, 63, 62, 61, 0 करते 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 आगे बढ़ गए होंगे। वैसे बीच में 66 कमते कमते 16 पे नहीं पहुंचा होगा। आप सोच के देखिए ना, जोड़ रहे हैं उसमें कुछ, तब ना पढ़ रहे हैं 0.5 की ओर। माइनस से प्लस कब जाइएगा, जब आप उसमें कोई संख्या ऐड करिएगा। तो 66 से 16 कब पहुंचेंगे, जब कुछ ना कुछ जोड़ते चलेंगे। तो हम पहुंच गए 0.16 तक। इसका मतलब बीच में 0.16 एकदम 100% आएगा। अब आइए 0.66 का, प्लस में है, प्लस में 0.5 तक ही आप गए हैं, या फिर कहिए कि 0.50 तक। तो ये 0.6 चाहे 66 कहाँ से चला आया, इसका मतलब ई तो उसमें पड़ेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए का आंसर होगा नहीं। बात खत्म। दूसरा में आई, दूसरा लिखा हुआ है
माइनस का 2/6, माइनस का क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2/6 और प्लस का 2/6, एक ही को कैलकुलेशन करेंगे काम बन जाएगा, 2×6 या फिर आप कॉमन है तो ऐसे लिख दीजिए माइनस 0.6318, 2×6318, ये आ जाएगा प्लस में क्या है 0.33। अब देखिए माइनस में 0.33 लिस्ट में आएगा कि नहीं, तो आप कहिएगा माइनस में 0.66, वैसी माइनस में 0.65, 64, 63, 62, वैसी आएगा 35, 34, 33, घटते जाएगा, तो इसका मतलब माइनस 0.33 तो बिल्कुल आएगा। अब आइए प्लस वाला पे, ये प्लस में 0.5 है, हमको चाहिए प्लस में 0.3 तक, तो सोचिए 3 रहा होगा तब ना 4, तब ना 5, इसका मतलब ए भी उसमें आया होगा। आप डायरेक्ट कहिए कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। आप हो सकता है कि एक से अधिक आंसर हो, तो आप इसको भी चेक करिएगा, लेकिन हम नहीं किए हैं, का है जानते हैं, ये 3/5 लिखा हुआ है, मतलब 0.6 प्लस में, अब फिर ये आगे भाग गया 0.6, तो सी तो होगा नहीं, तो बी आंसर। अब भाग लगाना एकदम 10-10 सेकेंड का काम है, घबराइएगा नहीं वहां। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, एक है फादर, एक है उसका सन, सन का उम्र अगर 1 साल है तो उसका पिता का उम्र उसका 5 गुनी है, माने 5x है, ठीक है। 15 वर्षों बाद, तो ये भी 15 साल बढ़ जाएगा इसका उम्र, अब 15 साल बाद इसका भी उम्र 15 साल बढ़ जाएगा, बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। अब इसका जो उम्र है पप्पा का, पिता का, वो बेटा से कितना है, तो 2 गुना है। तो अगर आप बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें किससे गुना कर दीजिए, बेटा की उम्र में 2 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 5x प्लस 15, अब बराबर है 2x, अब प्लस में 30, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा x बराबर में 5, है ना। पूछा क्या है, पिता की उम्र 25 साल, आंसर ऑप्शन बी। समझिए कि एक तरह से रेशियो का ही सवाल था ये भी। आगे आइए 13 नंबर में, 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर नहीं है थोड़ा सा ना, चलिए कोई नहीं, देखिए नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदी, नीलू नींबू खरीदी है, याद रखिएगा, नीलू नींबू खरीदी तो कितना में, 1 रुपए में कै नींबू, 2 नींबू। आप कहिएगा 1 रुपया में 2 नींबू खरीदी, ठीक है, जो खरीद रहा है उसका भी नाम नीलू है। उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचता है, अब बेचने का बारी आएगा तो 3 रुपया में कै गो बेचेगा, आप कहिएगा कि 5 गो नींबू बेच देगा, ठीक है, सीधा बात है, याद करिए। मतलब किससे है, क्वांटिटी से, पैसा आया गया वो तो आपके पास ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, आप जितना खरीदे उतना बेचे तब ना फायदा घाटा, लेकिन कह रहे खरीदे 2 गो बेचे 5 गो, ये कैसे हो गया, तब मतलब हम बराबर कर ले। हम अगर कह दे कि चलिए ऊपर में हम 5 से कर दे गुना, तब 5 दूना 10 नींबू हो जाएगा, अब 5 एकम 5 रुपया, तब 5 रुपया में कई नींबू खरीदा, 10 नींबू, नीचे कर देते हैं 2 से गुना, 5 दूना 10 नींबू, 2 तिया 6 रुपया, माने 6 रुपया में कई नींबू, 10 नींबू, 5 रुपया में 10 को खरीदा नीलू और 6 रुपया में 10 को नीलू बेच दिया, तो उसको फायदा कै रुपया का हुआ, 1 रुपया का, कितना पर, 5 पर, और गुना में 100%, 20×5 20%, आंसर 13 का ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल कहिएगा, तो आपसे देख के तो बताता नहीं है कोई अपना स्टूडेंट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्यालय में, ये अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा अच्छा है, परसेंटेज का अगर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनाए होंगे ना तभी बन जाएगा, चाहे रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आया, ईमानदारी पूर्वक देखिएगा ना, आपसे नहीं बन रहा है वो आपका गलती है, ये नहीं कि जो बन गया वो सब आसानी लगता है, लेकिन एक्चुअल में देखिए ना क्वेश्चन का ना वाकई में बहुत बड़ा बड़ा लेवल नहीं है कोई क्वेश्चन का, न सीआई का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, न टाइम एंड डिस्टेंस का, 1 to 5 के लिए कितना स्टैंडर्ड होना भी चाहिए, उस हिसाब से ठीक है, इसीलिए तैयारी को ऐसा बना के रखिए, एक लेवल आगे का सवाल बनाइए, अब बाकी कुछ नहीं है।
चलिए देखिए 14 देखते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलता है। बात पढ़ के इस सर्कल ध्यान में नहीं आया होगा। मान लीजिए हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, तो यहाँ अगर x विद्यार्थी है, अगर हिंदी में टोटल कहिएगा 10 गो है, तो अगर x गो दोनों में शामिल है तो हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कहिएगा ना 10 माइनस एक्स। मान लीजिए ना कि इंग्लिश में टोटल 15 गो विद्यार्थी था, तो x गो तो शामिल है इंग्लिश में पहले से, तो n का वो लिखेगा 15 माइनस एक्स। इस सर्कल डायग्राम तुरंत ध्यान में आना चाहिए। और 3 गो रहता है तो याद है क्या होता है, ऐसे होता है क्या। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं, ठीक है। 50.8 हिंदी बोलता है। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदी बोलता है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 50.8 ये पूरा सर्कल में आ जाएगा क्या, 50.8 हिंदी वाला। तो ये फिगर तो खैर अपना मन से बनाया, तो लिखिए इधर हिंदी वाला कितना 50.8। इंग्लिश वाला अगर हम आपसे पूछ दें तो कहिएगा कि 64.2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए यदि विद्यार्थियों की संख्या 500 है, बात परसेंटेज का है, परसेंट में दिया हुआ है, तो टोटल विद्यार्थी आपका 100%, 100% का वैल्यू 500, 1% का वैल्यू 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कितने विद्यार्थी हिंदी और कितने विद्यार्थी अंग्रेजी दोनों लेते हैं, मतलब आपको पूरा हिंदी पूरा इंग्लिश का चर्चा कर दिया, आपसे कह रहा है कि बताइए कि दोनों में कितना कॉमन है। हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए, मतलब आपसे ये वाला पोर्शन पूछ लिया है क्या। देखिए कैसे होगा। आप एक बात बताइए, अगर ये 50.8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कॉमन वाला भी शामिल है। कुछ बच्चा इसमें ना शामिल है जो इंग्लिश बोल रहा होगा। 64.2 जो लिख रहे हैं इंग्लिश के लिए, 64.2%, इसमें कुछ बच्चा इंग्लिश हिंदियों वाला ना शामिल होगा। अगर ये पूरा इंग्लिश 64.2 है, तो क्या इतना हिंदी वाला नहीं हो गया उसमें। अगर ये पूरा हिंदी 50.8 है, तो ये पूरा हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश वाला ही ना चला गया, इसका मतलब डबल चला गया। अब कहिएगा गया कितना, आप इसको जोड़िए। 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 6 5 11। सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, 115 आ गया। तो 115% बच्चा पुड़ गया, होना 100% चाहिए, 5% आया कैसे, तो वही गड़बड़ है। 5% आप 2 बार न जोड़ दिए, इधरों जोड़ दिए इधरों जोड़ दीजिए, एक के बार न रखना था। इसका मतलब 100% से ये 5% जो ज्यादा है, वो काहे ज्यादा है, कि एक के चीज बाद 2 बार जोड़ा गया है, जोड़ना एक के बार था तो वही 5 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब यही 5 कॉमन है ना, तो 1% का वैल्यू 5, तब 5% का वैल्यू कितना होगा, आप कहिएगा 25। 5% का वैल्यू कितना आ गया 25। 25 विद्यार्थी दोनों भाषा को बोलते हैं। अब आंसर मिला नहीं तो लगाना पड़ेगा क्या, इनमें से कोई नहीं। एक बार और देख लेते हैं। हिंदी वाला 50.8, अंग्रेजी वाला 64.2, दोनों जोड़ दिए। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 6 5 11, 115, ठीक है। 100% टोटल, तो उसमें से 100 घटा दिए, बचा कितना, सॉरी यही गलत था। 115 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 15% ना आएगा, सॉरी। तो 1% का वैल्यू 5, तब 15% का वैल्यू 75 हो जाएगा। हमारा आंसर बदल के क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत समझने में, एकदम सीधा है। अब से आएगा तो सीधा क्या करिएगा, जोड़िए। 100 से ज्यादा कितना ज्यादा वही एक्स्ट्रा है, बात खत्म। आइए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में क्या मान होगा। कल क्या हम लोग ऐसा कंसेप्ट नहीं सीखे हैं, a टू द पावर n, n तो m गुना में। चारों का चारों प्रीवियस ईयर जो है ना, एक दूसरा से एकदम रिलेट करेगा, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं रहेगा। x के पावर में ab माइनस में ac लिखा हुआ है क्या,
x के पावर में bc माइनस में ac लिखा हुआ है क्या? x के पावर में ac माइनस में bc लिखा हुआ है क्या? यहाँ है कॉमा, आप कहिए कि गुना है, गलती है, क्वेश्चन टाइप किया हुआ। चलिए हो गया। अब a से b में गुना, a से c में, वैसे सबका काम कर दिया। अब बेस बराबर है, ठीक है, बेस अगर बराबर है, एक और पढ़े होंगे ना, a टू द पावर m गुना में a टू द पावर n, तब पावर में m आप प्लस में क्या n, तब बेस बराबर है, पावर को जोड़ दीजिए, तो x के पावर में लिख दीजिए ab माइनस ac, आप प्लस में पावर को जोड़िए, फिर इसको भी प्लस कर दीजिए, कहिएगा ac से ac, bc से bc, और कहीं गलत नहीं ना हुआ, AB और AC ठीक है, BC यहाँ AB होगा, AB होगा, तो AB से EAB कटा, EAC से EAC कट गया, तो x के पावर में क्या बचा? 0, और किसी भी संख्या के पावर में 0 क्या आएगा? 1 आएगा, तो आंसर क्या होगा? 1। डायरेक्ट देख के लगना चाहिए, तो कटवे करेगा, AB BC नजर आ रहा है, इसका मतलब सब कटेगा, बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 3/4 के पावर में -6। एक बात बताइए, अगर 4 के पावर में -1 है तो इसको हम 1/4 ना लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो 3/4 हम नहीं लिख के अगर हम डायरेक्ट लिख दे 4/3 के पावर में 6, सेम बात होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3 के पावर में क्या हो गया? 6 गुना 4/3 के पावर -8 है, तो हम लिख ही दें 3/4 के पावर में 8, अब बराबर में क्या? 3/4 के पावर में n। ऊपर में 4 के पावर 6, 4 6 बार है, इधर नीचे 4 8 बार है, और गुना में तो कटेगा ना ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सीधा कह दे कि नीचे 4 बचेगा कितनी बार? 2 बार बचेगा, 4 के पावर 2 होगा, इधर 3 6 बार और ऊपर में 3 8 बार, तो आएगा कितनी बार? 3 2 बार बचेगा, कट कुट के, तो डायरेक्ट स्क्वायर लिखिए, 3/4 के पावर में क्या? n। बेस बराबर है तो n का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा कै गो ननफडी जा रहा है सो। चलिए आगे आइए, 17 नंबर, 4 के पावर -1, ठीक है, इसका मतलब है 1/4। 8 के पावर -1 है, इसका मतलब है 1/8, अब ब्रैकेट में बंद है, भागा है, चलिए भागा लगा दिए, 1 बटा में, अब देखिए ये 3/2 के पावर में क्या है? -2 है। एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए 1 बटा में 3/2 के पावर में क्या है? -2 है, इसको लिख सकते हैं 1 अब बटा में 2/3, इसके पावर में क्या? 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात को सोच के देखिए, 1 तो है ये है, 2 के पावर 2 तो है ये है, 3 के पावर में 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए 3/2, इसके पावर में क्या? 2, मतलब 3/2 के पावर में -2 है, तो डायरेक्ट ऊपर उसको उठा के ले जाएंगे तो 3/2 के पावर में 2 नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट समझना है। क्यों होता है कि एक तो माइनस से जब प्लस बनेगा तो ये उल्टेगा, 3/2 बन जाएगा 2/3, लेकिन 1 बटा के चक्कर में फिर एक बार उल्टेगा तो सीधा हो जाएगा, क्या नहीं होगा? तो कह दीजिए डायरेक्ट, क्या कह दें कि 3 अब बटा में 2, 3 अब बटा में 2, इसके पावर में क्या? 2, 1/4 प्लस 1/8, लघुत्तम कितना लीजिएगा? आप कहिएगा कि 24 लेंगे, 4 छक 24, 8 3 24 हो गया, भागा है, 9 बटा में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 6 3 9/24 आएगा, बिल्कुल। भागा को गुना में लिख देता क्या होगा? 4/9, 9 से 9, 4 छक 24, कितना आ गया? 1/6 आ गया, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये एक ऐसे ही गलत है। चलिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में, बता दीजिएगा।
2 प्रीवियस ईयर हो गया, 2 और बच गया। आगे देखिए A रेशियो B, A रेशियो B बराबर है, अगर ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट क्रॉस कर दे तो लिख सकते हैं 8 रेशियो 6, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें B रेशियो 6 का तो हो जाएगा कितना 9 रेशियो में क्या 15। अगर हम बात करें C रेशियो D का तो हो जाएगा 20 रेशियो में क्या 18। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हमसे पूछा है। चलिए देखिए कट कुट हो रहा है, बिना सोचे समझे काट देना है आसान करने के लिए। 4 बार 3 बार, 3 तिहाई 9, 3 पछे 15, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार। चलिए लिख लीजिए A B C और D। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब आप क्वेश्चन नंबर बना रहे थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको A रेशियो B पता था, A रेशियो C पता था, तो A रेशियो B रेशियो C निकाले हैं। थोड़ा सा भी वहां से यहाँ अंतर नहीं है, बस एक राशि बढ़ गया है कि यहाँ 4 राशि हो गया है और कुछ नहीं है। देखिए A रेशियो B कितना है, आप कहिएगा 4 3, B से C 3 से 5, C से D 10 से 9। सबसे अच्छा बात क्या है पता है, B यहाँ जो होना चाहिए वही यहाँ है। तो मतलब हम अगर एकदम इस लाइन को भूल जाएं और डायरेक्ट 4 3 5 दर्शा दे A B C को, तो कहीं से गलती हो जाएगा कि वही करना था हमको, वही ऑलरेडी मिल रहा है हमको पड़ोसा हुआ। C यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ मामला फंस रहे हैं, 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 6 10 9 हो गया, 8 6 10 9, ऑप्शन बी आंसर। कोई दिक्कत तो कहिए, आप देख के चल जाइए, खाली वीडियो बता के जाइए कि हाँ कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, तभी तो निदान होगा उसका कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से। थैंक यू।